ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन की जंग के बीच पुतिन के घर में घुसकर, उनके रूस में घुसकर बहुत बड़ा हमला किया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग जैसे रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर में एक कैफे में बम ब्लास्ट हुआ और उस बम ब्लास्ट में पुतिन और उनकी छेड़ी जंग का समर्थन करने वाले रूस के जाने माने मिलिट्री ब्लॉगर वादलेन ततार्स्की की मौत हो गई है। बम ब्लास्ट में 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूस की जांच एजेंसियों का मानना है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि खासतौर पर मिलिट्री ब्लॉगर को निशाना बनाकर रूस के खिलाफ रची गई साजिश थी, इसलिए उसने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। क्योंकि भले ही बम ब्लास्ट में रूस के मिलिट्री ब्लॉगर की मौत हुई हो, लेकिन यह हमला सिर्फ उन पर नहीं था, वो तो बस मोहरा थे जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई में बलि का बकरा बन गए। माना जा रहा है कि रूस में दिन दहाड़े बम ब्लास्ट करवाकर असल में पुतिन को सीधी धमकी देने की कोशिश की गई ताकि उन्हें यूक्रेन में हथियार डालने के लिए मजबूर किया जा सके। कहा जा रहा है कि रूस के मिलिट्री ब्लॉगर वादलेन ततार्स्की को मरवाकर पुतिन को चेतावनी देने की कोशिश की गई कि वो यूक्रेन से निकल जाएं, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वादलेन ततार्स्की टेलीग्राम ऐप पर छाती पीट पीट कर यूक्रेन के खिलाफ जंग को सही ठहराते थे। उनका खुद का जन्म यूक्रेन के डॉनबास में हुआ था, लेकिन वो पुतिन के मुरीद थे। ऐसे मुरीद की 2014 की लड़ाई में वो रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों के साथ मिलकर यूक्रेन की सेना से लड़ भी चुके थे। इसी वजह से पुतिन के समर्थक को बम धमाके से उड़ाकर जिस तरह रास्ते से साफ किया गया, उसने रूस की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। और शक की सुई 26 साल की दारिया त्रिपवा नाम की रूस की एक महिला के इर्द गिर्द घूम रही है। बम ब्लास्ट के पीछे उनका हाथ माना जा रहा है क्योंकि वो यूक्रेन की जंग के खिलाफ रही है। और एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई फुटेज सामने आने के बाद रूस की जांच एजेंसियों का शक पुख्ता हो गया। कैफे के बाहर रिकॉर्ड हुए उस वीडियो में ब्राउन कोट पहने एक महिला एक डिब्बा लेकर कैफे के अंदर घुसती दिखी। कहा जा रहा है कि वो दारिया त्रिपवा ही है जिसके कैफे में घुसने के कुछ देर बाद वहां धमाका हो गया। धमाके के बाद की तस्वीरों में सब कुछ तहस नहस नजर आया। सेंट पीटर्सबर्ग के उस कैफे में वादलेन ततार्स्की अपने कुछ समर्थकों के साथ आए थे। कैफे के अंदर से सामने आए दूसरे वीडियो में वो और उनका एक साथी एक डिब्बे से एक स्टैचू निकालते नजर आए। रूस की जांच एजेंसियों को शक है कि इसी स्टैचू में बम छिपाया गया था और माना जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे में दिखी महिला के हाथ में जो डिब्बा था, वादलेन ततार्स्की को दिया गया स्टैचू उसी के अंदर था। यानी रूस के मीडिया में यह थ्योरी चल रही है कि ब्राउन कोट पहनी वो महिला डिब्बे के अंदर बम लगा स्टैचू लेकर कैफे में गई। उसने वो डिब्बा गिफ्ट बताकर वादलेन ततार्स्की को दिया और जैसे ही डिब्बे से स्टैचू निकाला गया, बम ब्लास्ट हो गया। और अपनी इस थ्योरी को साबित करने के लिए रूस के मीडिया में 2 तस्वीरें भी चलाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि पहली तस्वीर में ब्राउन कोट पहने दारिया त्रिपवा नाम की वो महिला कैफे के अंदर दिखी। वादलेन ततार्स्की उसके पीछे खड़े नजर आए और डिब्बा टेबल पर रखा दिखा। कहा जा रहा है कि वादलेन ततार्स्की ने दारिया त्रिपवा को अपने पास वाली सीट पर बैठने को कहा, लेकिन वो बहाना बनाकर पीछे चली गई। दारिया त्रिपवा की एक और तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो वादलेन ततार्स्की के थोड़ा पास खड़ी दिख रही। कहा जा रहा है कि दारिया त्रिपवा पिछले साल फरवरी में हिरासत में भी ली गई थी क्योंकि वो यूक्रेन के युद्ध के खिलाफ रूस में हुई एक रैली में शामिल हुई थी। इसलिए रूस की जांच एजेंसियों ने दारिया त्रिपवा को गिरफ्तार कर लिया है। रूस की एंटी टेररिज्म कमेटी ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की स्पेशल सर्विस ने रूस में बैठे विरोधियों के साथ मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे पर हमले की प्लानिंग की। क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये वो शहर है जहां पुतिन का जन्म हुआ था और सेंट पीटर्सबर्ग के जिस कैफे में बम ब्लास्ट हुआ वो पहले पुतिन के वफादार येवगेनी प्रिगोजिन का हुआ करता था। वो येवगेनी प्रिगोजिन जो पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को चलाते हैं और वो वैगनर ग्रुप यूक्रेन की जंग में कूदा हुआ है। ऊपर से बम ब्लास्ट में जिसकी मौत हुई वो भी पुतिन के समर्थक थे। अब ये तीनों बातें महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकती, इसलिए रूस यूक्रेन पर बम ब्लास्ट करने का शक जता रहा है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजरायल ने सीरिया के एक एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। जानकारी इजरायल की सेना ने दी है। उसने दावा किया कि एक अनजान एयरक्राफ्ट उसकी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था जिसे शूट कर दिया गया। हालांकि उसने यह माना कि सीरिया का लड़ाकू विमान किसी तरह का खतरा पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा था और उसने सावधानी बरतते हुए उसे शूट किया। इससे पहले इजरायल ने सीरिया के होम्स प्रांत समेत कई इलाकों पर हवाई हमले कर दिए। उसने वहां सुबह सुबह कई जगहों पर बम बरसाए। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि सीरिया में इजरायल ने ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया और हमलों में ईरान के 2 सलाहकारों की मौत हो गई। सीरिया के 5 सैनिकों की मौत की भी खबर है। यानी इजरायल सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। पहले उसने सीरिया पर बम बरसाए, फिर उसके लड़ाकू विमान को मार गिराया, जिसके बाद इजरायल और ईरान मरने मारने पर उतारू हो गए। क्योंकि इजरायल और ईरान वैसे भी बारूद के ढेर पर बैठे हैं। दोनों के बीच जैसे हालात हैं, उन्हें देखकर लगता है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। और अब इजरायल ने सीरिया के एयरक्राफ्ट को शूट करके आग में घी डालने का काम कर दिया है, जबकि उसकी सेना ने खुद कहा कि उस एयरक्राफ्ट से कोई खतरा नहीं था और इजरायल की सेना ने सावधानी बरतते हुए उसे मार गिराया। जिसके बाद इजरायल और सीरिया ही नहीं, इजरायल और ईरान के बीच भी तनाव बढ़ गया।
क्योंकि सीरिया में इजरायल के हमलों का निशाना ईरान के ठिकाने या लड़ाकू विमान ही होते हैं, और ये बात इजरायल और ईरान मानते भी हैं, क्योंकि सीरिया में ईरान के कई सैन्य ठिकाने हैं और इजरायल को लगता है कि उसका कट्टर दुश्मन ईरान सीरिया के रास्ते इजरायल में घुसपैठ की कोशिश करता है, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम में सीरिया की सीमा इजरायल से लगती है, जहां ईरान के कई सैन्य ठिकाने होने का दावा किया गया। यही वजह रही कि इजरायल ने जैसे ही सीरिया के होम्स शहर पर हमला किया, ईरान तिलमिला उठा। होम्स सीरिया के बीचों बीच बसा शहर है। इसे 2011 में बशर अल असद सरकार के खिलाफ हुए विद्रोह का केंद्र माना जाता है, और इजरायल ने सीरिया के होम्स शहर की कई जगहों पर हवाई हमले किए, जिसके बाद सीरिया ने दावा किया कि उसके होम्स शहर पर हुए हमले में 5 सैनिकों की मौत हुई, जबकि ईरान ने दावा किया कि हमले में उसके 2 सलाहकार मारे गए। ईरान ने दावा किया कि इजरायल ने पिछले हफ्ते सीरिया पर 3 बार हवाई हमले किए और पूरे मार्च में उसने सीरिया में 6 बार एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद ईरान की सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि इजरायल की आतंकी हरकतों पर ईरान चुप नहीं बैठेगा। मतलब तलवारें खिंच चुकी हैं। इजरायल ने ताबड़तोड़ हवाई हमले करके सीरिया में ईरान के सैन्य ठिकाने उड़ाए, जिसके बाद ईरान मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में जुट गया और सीरिया इन दोनों की लड़ाई का मैदान बन गया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में सीबीआई की तारीफ करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। दिल्ली में आयोजित सीबीआई के डायमंड जुबली कार्यक्रम में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारियों पर हमला बोला और ताकतवर लोगों के खिलाफ की गई सीबीआई की कार्रवाई पर उसकी पीठ थपथपाई। साथ ही पीएम ने घोटालों के मुद्दे पर 2014 से पहले की यूपीए सरकार को भी निशाने पर लिया। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी निश्चिंत थे। इस कार्यक्रम में सीबीआई के उन अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अलग अलग मुकदमों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। उधर ईरान के मीडिया ने दावा किया कि ओमान की खाड़ी में घुसे अमेरिकी विमान को ईरान की सेना ने खदेड़ दिया। पिछले साल दिसंबर और इस साल जनवरी में अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना ने मिलकर ओमान की खाड़ी से गुजरने वाले ईरान के कई जहाज पकड़े थे। अमेरिका का आरोप है कि उन जहाजों के जरिए ईरान यमन में हूथी विद्रोहियों के लिए हथियार भेज रहा था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान अक्सर ओमान की खाड़ी के रास्ते ही हूथी विद्रोहियों तक हथियार पहुंचाता है और इसलिए वहां अमेरिका ने नजर रखने के लिए गश्त बढ़ा दी। ईरान के मीडिया का दावा है कि अमेरिका का एक टोही विमान EP-3E ईरान की हवाई सीमा में घुस आया, जिसके बाद ईरान की सेना ने उसे चेतावनी दी। ईरान के मीडिया का दावा है कि चेतावनी मिलने के बाद अमेरिका का ये टोही विमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लौट गया। हालांकि अमेरिका की तरफ से ईरान के इस दावे की पुष्टि नहीं की गई। इधर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। लगातार हो रही बर्फबारी से वहां के कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया, जिससे कई इलाकों में ठंड बढ़ गई। मनाली से सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। पेड़, मकान और पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके दिखे। वहीं बर्फबारी के बीच कुछ लोग मस्ती करते भी नजर आए। उधर फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की तारीख तय हो गई, जिसके बाद रूस के मीडिया में फिनलैंड को सबक सिखाने की मांग उठने लगी। तुर्की की संसद में फिनलैंड को नेटो में शामिल करने से जुड़ा बिल पास हो चुका है और उसके नेटो का 31वां सदस्य बनने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन इस ऐलान से रूस में हड़कंप मच गया। वहां के मीडिया में यह बहस का मुद्दा बन गया, जिसमें वैसी ही भाषा का इस्तेमाल किया गया जैसी यूक्रेन के लिए इस्तेमाल की गई थी, क्योंकि रूस के न्यूज चैनल ने फिनलैंड को यूक्रेन की तर्ज पर मुक्ति देने की हिमायत की। चर्चा में कहा गया कि जिस तरह से यूक्रेन को नाजी विचारधारा से मुक्ति दी जा रही है, वैसी ही कोशिश फिनलैंड में भी होनी चाहिए। यानी रूस के मीडिया में फिनलैंड का हश्र यूक्रेन जैसा करने की मांग उठी। चर्चा के दौरान पुतिन का नेटो से जुड़ा एक बयान भी चलाया गया, जिसमें वो नेटो के काम करने के तरीके पर बात करते दिखे और उन्होंने आरोप लगाया कि नेटो अपने विस्तार के लिए नाजी विचारधारा फैला रहा है। उन्होंने दावा किया कि अपने पांव फैलाने के लिए नेटो चालें चलने पर उतारू हो चुका है। Запад начинает строить новую ось наподобие той, которая была создана. मतलब पुतिन नेटो की तुलना हिटलर की सोच और काम करने के तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि तानाशाह हिटलर जोर जबरदस्ती के दम पर कुछ भी करवाने के लिए बदनाम था और पुतिन की माने तो नेटो भी वही कर रहा है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की तारीख पक्की होते ही पुतिन का यह बयान चर्चा में आ गया, क्योंकि फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है और वो नेटो का हिस्सा बनने जा रहा है। यानी नेटो रूस के पड़ोस में पहुंचने वाला है, क्योंकि फिनलैंड और रूस करीब 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं।